वेलकम नेक्स्ट वीडियो। बट मॉनसून को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, मॉनसून को कंटिन्यू करेंगे। मेरा ख्याल है 2 बजे से मैं एक्सीड कर गया था, तो कुछ पार्ट जो आप तक नहीं पहुंचा होगा मुझे बस थोड़ा सा रिपीट करना है। ज़्यादा नहीं, हम 20 मिनट और लेंगे मॉनसून पे आपको समझाने के लिए। बहुत सारे अच्छे सवाल हैं, उसके बाद हम करंट अफेयर्स में चले जाएंगे। नाउ लिसन केयरफुली। जैसा मैंने कहा, प्रेसिपिटेशंस ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, प्रेसिपिटेशन ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून्स जनरली मैक्सिमम टू मिनिमम डायरेक्शन क्या है? तो साउथ ईस्ट में ज़्यादा वर्षा होती है और नॉर्थ वेस्ट में जाते जाते मिनिमाइज हो जाता है, पहला। दूसरा पॉइंट हम देखें अगर, तो पश्चिम बंगाल, असम में ज़्यादा वर्षा होती है और जैसे ही हम पटना, इलाहाबाद, दिल्ली की ओर, जोधपुर की ओर बढ़ते हैं, कम होती जाती है। जहाँ 400 सेंटीमीटर होता है मेघालय में, वहाँ बंगाल में 200 सवा 200 सेंटीमीटर, पटना में लगभग 200 सेंटीमीटर और इलाहाबाद में लगभग 125 सेंटीमीटर। दिल्ली आते आते ये 60, 70, 56 सेंटीमीटर के आसपास और 20 सेंटीमीटर पे पहुंच जाती है जैसलमेर और जोधपुर में। हालांकि ट्रेंड बढ़ा है, उधर थोड़ी वर्षा बढ़ी है, पर जनरल ट्रेंड ये है, ठीक है। अब आइए, ये तो हो वर्षा का बंटवारा। तो अब जो मैं बात करता हूँ, लेह में सबसे कम वर्षा होती है, जस्ट 5 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। ये रेन गेज होता है, एक वर्षा मापी यंत्र, वर्षा मापी रेन गेज। कैसे मापते हैं? तो ये मान के चलिए कि 1000 यार्ड्स का एरिया है, मान लेते हैं 1 एकड़ का एक एरिया है, उसका हम एक स्मॉलेस्ट यूनिट बना लेते हैं और एक बड़ा सा ट्रे बना लिया। बड़ा सा ट्रे का मतलब क्या है? यूँ मान लीजिए कि 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा का एक ट्रे बना लिया और ट्रे को थोड़ा गहरा कर दिया, और जब बारिश शुरू हुई तो उसको ओपन स्काई में उसका जो कवर है हटा दिया, कवर, और बारिश हुई। जितनी भी पूरे दिन में बारिश हुई 24 घंटे में, अब हम एक रेन गेज, एक स्केल ले जा करके उस ट्रे में डुबोएंगे कि देखेंगे कितना लेयर उसमें पानी जमा हुआ ट्रे में। तो ट्रे में जितना हुआ, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर जमा हुआ, तो हम कहेंगे कि आज दिल्ली में 3 सेंटीमीटर की बारिश हुई। समझ आए? जब आप सोचिए कहीं पर 100 सेंटीमीटर होता है तो पूरे साल का, देखिए आज का 3 सेंटीमीटर, कल 2 सेंटीमीटर, परसों बिल्कुल नहीं हुआ, तो चलिए पूरे मंथ का एक एवरेज निकाल लिया, कहा कि चलो 14 सेंटीमीटर बारिश हुई। अब पूरे साल का एक एवरेज निकाल लिया, तो कहा हमने कि चलो 125 सेंटीमीटर वर्षा हुई दिल्ली में, मान लेते हैं। तो 125, इसका मतलब है कि ये वर्षा का पानी अगर जमा होता एक ही जगह, एब्जॉर्ब नहीं होता, स्पिल आउट नहीं होता, एक जगह जमा होता, तो 120 सेंटीमीटर का डीपनेस वर्षा के पानी का होता है, ये मतलब है। अब जरा सोचिए, केरल में जनरली 400, 500, 600 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है एनुअली, लेकिन पिछले साल 2018 में वहाँ पर जो वर्षा हुई, आपको भी मालूम है, 1600 सेंटीमीटर, वो भी विदिन 10 डेज, विदिन 10 डेज, 10 दिन के भीतर वहाँ पे 1600 सेंटीमीटर वर्षा हुई। और 1600 सेंटीमीटर के पानी को जमा करके देखिए, बाढ़, तभी तो केरला बह गया, ये रीट। चलिए, तो ये हो गया रेन। अब आइए, अब बात होती है क्लाउड ब्रस्ट क्या होता है। क्लाउड ब्रस्ट, बादल का फटना। एक्चुअली जनरल भाषा में कह देते हैं जहाँ ज़्यादा वर्षा हो जाती है मिनिमम टाइम में, तो कहते हैं क्लाउड ब्रस्ट, पर फिर भी इसका एक पैमाना, विदिन 1 आवर, if 100 centimeter or more than rainfall at one place, it is considered cloud burst. किसी स्थान पर 1 घंटे के भीतर 100 या 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो जाती है, तो इसे बादल का फटना कहते हैं, क्लाउड ब्रस्ट कहते हैं। क्लाउड ब्रस्ट क्यों होता है? तो ये जनरली 2 बादलों के टकराने से होता है, या बादल का पहाड़ के टकराने से। और बादल क्या है मालूम है आपको? क्लाउड क्या है? पानी है।
तो पानी में क्या है, करंट डेवलप होता है। तो जब दो बादल टकराएंगे तो इलेक्ट्रीफाइड होगा, करंट डेवलप होगा। नेचर कहता है कि हीट बढ़ेगी, मॉइस्चराइजेशन बढ़ेगा, कंडेंसेशन बढ़ जाएगा और विद इन मिनिमम टाइम मैक्सिमम कंडेंसेशन रेनफॉल हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि बारिश की बूंदें नहीं आ रही हैं, ठीक है, ऐसा लगेगा बारिश की बूंदें नहीं टपक रही हैं, ऐसा लगता है कि पूरा नदी ही आसमान से नीचे उतर आया है, गिर रहा है। तो ये याद रखना है कि जब दो बादल टकराएंगे इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, हीट बढ़ेगा, कंडेंसेशन बढ़ जाएगी, कंडेंसेशन, और फिर बारिश इतनी ज़्यादा होगी जैसे लगा कि ऊपर से नदी उतर गई। तो ये चीज़ है। ये घटना जनरली कहाँ है, माउंटेनरी एरिया में, पहाड़ों में। लेकिन ये घटना कहीं भी घट सकती है, राजस्थान में घट रही है, यानी प्लेन एरिया में भी हो रहा है, बिकॉज ऑफ क्लाइडिंग ऑफ क्लाउड्स। चलिए, क्लाउड ब्रस्ट, अच्छा सवाल, जवाब मिल गया। अब आते हैं, एक शब्द है प्री मॉनसून रेन, यानी मॉनसून के आने से पहले भारत में कहाँ कहाँ स्थानीय तौर पर वर्षा होती है, प्री मॉनसून रेन। अब कहेंगे ये क्या है, तो प्री मतलब पहले, मॉनसून के पहले। मॉनसून कब आया, 1 जून। तो 1 जून से पहले की वर्षा यानी मई में, अप्रैल में। हाँ, तो ध्यान दीजिए, भारत में 2 प्री मॉनसून का जिक्र आता है। एक का नाम है मैंगो शॉवर, आम्र वृष्टि। दूसरे का नाम है काल बैशाखी, नार्वेस्टर भी कह देते हैं, काल बैशाखी। मैंगो शावर को उठाते हैं, मैंगो शावर, आम्र वृष्टि। स्थान, प्लेस कहाँ है, ये एक सवाल होगा। तो मैंगो शावर और इसका प्लेस है अरबियन कोस्ट, मीटिंग पॉइंट ऑफ कर्नाटका एंड केरला रीजन। केरल और कर्नाटका का जो लैंड बॉर्डर है, उसका जो कोस्टल एरिया है वो, यानी केरल कर्नाटक के बॉर्डर पर कोस्टल एरिया में अब है टाइम अप्रैल एंड मई मंथ। कुछ लोकल फैक्टर्स की वजह से वहाँ पर बारिश होती है अप्रैल और मई में, और ये बारिश मई के बाद आगे नहीं बढ़ पाती, उस एरिया से बाहर नहीं जा पाती। क्यों, क्योंकि हाई एयर प्रेशर जोन डेक्कन प्लेटो में डेवलप हो जाता है मई के आते आते, इसलिए वो दूसरी जगह नहीं जाती। तो सिंपल, मैंगो शॉवर, केरला कर्नाटका बॉर्डर एरिया, कोस्टल, दिस रेन इन अप्रैल मई मंथ, प्री मॉनसून, इट इज़ फ्रूटफुल फॉर मैंगो क्रॉप्स। आम के लिए बहुत अच्छा वर्षा होती है और आम की फसल जल्दी तैयार हो जाती है, जल्दी पकती है, इसलिए इसका नाम है मैंगो शॉवर। पॉइंट क्लियर। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका काल बैशाखी। ये कहाँ और कब, अप्रैल में, ईस्टर्न इंडिया, लोकेशन बंगाल, बिहार, असम और बांग्लादेश का भी कुछ एरिया आता है। अप्रैल में प्री मॉनसून एरिया कंफर्म। क्या होता है, आंधी तूफान के साथ 3-4 बजे के आसपास भारी वर्षा होती है, हेवी रेनफॉल, साइक्लोनिक इफेक्ट है ये। अंडमान में जो साइक्लोन डेवलप होता है उसकी वजह से ये रीजन बनता है, और इस समय बैशाख का महीना होता है, काल बैशाखी, और इस महीने में आम की फसलें, लीची की फसलें, खेतों में मक्का, ये सब लगे रहते हैं। तो ये समझिए कि बहुत बर्बादी होती है, काल बन के आती है, मौत बन के, काल बैशाखी। पेड़ वेड़ सब उखड़ जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, मकान की छतें भी उड़ जाती हैं, झोपड़ी नुमा मकान, ये चीज़ है, ठीक है। अब आइए क्वार की उमस, तीसरा शब्द है क्वार की उमस, अक्टूबर हीट। जब मॉनसून 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी पर पहुंच जाता है, उसके रीज़न हम बताएंगे क्यों पड़ता है। तो अक्टूबर महीने में आसमान साफ हो जाता है, क्लीन स्काई, और
क्लाउड बहुत ऊपर एरिया में दिखते हैं, लेकिन क्लाउड नहीं, कॉटन क्लाउड। और आसमान साफ है, लेकिन एयर में मॉइस्चर बना रहता है, ठीक है, आर्द्रता बनी रहती है, और सूरज चमकता है, उगता है, गर्मी भी बढ़ती है, जिसकी वजह से पसीना निकलता है। अक्टूबर में पसीना निकलता है, पर पसीना जल्दी सूखता नहीं है, ठीक है ना, क्विकली ड्राई अप नहीं होता। रीजन, एयर में ऑलरेडी सैचुरेटेड है मॉइस्चर, तो नो एक्स्ट्रा पावर, क्योंकि हीट और बढ़ेगी तो सैचुरेशन पावर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो हीट बढ़ती नहीं है उतना, सैचुरेशन बनता नहीं है, तो मॉइस्चर्ड है ऑलरेडी एयर, तो पसीना सूखता नहीं है, तो पूरा शरीर चिलचिलाता है, काटता है, प्रिकली हीट पाउडर लगाते हैं, इसको कहते हैं क्वार की उमस, अक्टूबर हीट। अक्टूबर महीने में लोअर गंगा वैली में, ये कहाँ ज़्यादा आएगा? ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम में, तो ये याद। अब हम बात कर रहे हैं रेन शैडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश का अर्थ समझिए, बहुत सारे ऐसे पर्वत वाले क्षेत्र हैं जहां माउंटेन इस तरह से है, ठीक है, इसको ऐसे समझिए। ठीक है, बेटा नक्शे पे थोड़ा जो दिख जाए मैप पे, माउंटेन है, फोर फ्रंट है, क्लाउड, टू मच रेन, मोर रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। क्लाउड्स समय के साथ एक स्लोप पे ज़्यादा वर्षा होती है, जो फर्स्टली टकराती है, क्लाइंब करती है, भारी वर्षा होती है, और जब बादल में से वर्षा की मात्रा बहुत सारी हो चुकी होती है तो बादल हल्का हो जाएगा, लाइटेन हो जाएगा, और हवा के दबाव से वो दूसरी तरफ आता है जो हवा का डायरेक्शन है, तो एक तो एरिया क्लाउड का बढ़ जाएगा, मॉइस्चर मिनिमाइज हो चुका है, एंड देयर इज नो वे ऑफ द क्लाउडिंग इन माउंटेन, सो लेस प्रेसिपिटेशन, लेस रेनफॉल। तो माउंटेन का एक साइड जहां पहले बादल टकराता है ज़्यादा वर्षा होती है, और उसी के दूसरे साइड कम वर्षा होती है। तो याद रखिएगा, इस एरिया का नाम है वृष्टि छाया प्रदेश। रेन शैडो एरिया, तो इस एरिया को कहते हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड रेन शैडो एरिया। इसको अभिमुख ढाल कहते हैं, इसको अभिमुख ढाल कहते हैं। ये क्या हुआ? कन्फ्रंट जोन, बैक। तो वृष्टि छाया प्रदेश, समझना है, किसी भी पहाड़ के उस ढाल पर जब सबसे पहले बादल टकराता है और हैवी रेनफॉल करता है, तो ऑटोमेटिकली बादल में से जब मॉइस्चर अच्छा खासा निकल गया तो बादल हल्का होके ऊपर उठेगा, और हवा का डायरेक्शन जो दिखा रहा है तो वो पहाड़ के दूसरे ढाल पर भी जाएगा। दूसरे ढाल पर जाने पर टकराने के लिए कोई ऐसी कोई पहाड़ियाँ नहीं है, चोटी नहीं है, और बारिश की मात्रा,
मॉइस्चर की मात्रा भी कम हो गई है, तो नेचर कहता है कि हल्की वर्षा होगी। तो कोई भी ऐसी पहाड़ी या पहाड़ी क्षेत्र जहाँ एक ढाल पर ज़्यादा वर्षा होती है और दूसरे ढाल पर कम, तो जहाँ कम वर्षा होती है उसका नाम है रेन शैडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश। भारत में कुछ वृष्टि छाया प्रदेश हैं, ये सवाल बनता है, वहाँ आज भी कम वर्षा होती है। तो मैं आपको बताता हूँ ये वृष्टि छाया प्रदेश कहाँ कहाँ है। पहला बेटा, वृष्टि छाया प्रदेश में एक आता है कोयम्बतूर। कोयम्बतूर जो है तमिलनाडु में सेंट्रल वेस्ट पार्ट में, यहाँ वर्षा ना के बराबर होती है। ऊपर उठ के चलें तो एक एरिया आता है पुणे, महाराष्ट्र में पुणे के समंदर के किनारे वाले ढाल, यानी वेस्टर्न ढाल पर ज़्यादा होती है, ईस्टर्न पे कम। तो पंढरपुर वगैरह जो एरिया है वो, तो पुणे वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो एरिया। उससे ऊपर चले नॉर्थ की ओर तो आता है विदर्भ। विदर्भ जो है वो आपका थोड़ा सा तेलंगाना, थोड़ा सा महाराष्ट्र, कर्नाटक वाले एरिया से में पड़ता है। तो विदर्भ जो है रेन शैडो एरिया है। मराठवाड़ा जो महाराष्ट्र में है वो भी रेन शैडो एरिया है। अब आइए ओडिशा। ओडिशा का जो वेस्टर्न पार्ट है, बेटा कोस्टल एरिया, एक सवाल आया है आपका। कोस्टल एरिया का मतलब हुआ समंदर का किनारा, ठीक है मिस्टर अनिल, मेरा ख्याल है ये आपका सवाल है कि व्हाट इज कोस्टल एरिया। याद रखिए समंदर के किनारे को कोस्ट कहते हैं और उस जगह को एरिया, कोस्टल एरिया यानी समंदर का किनारा। जैसे नदी के किनारे को बैंक कहते हैं, तो कोस्टल एरिया। सर दिस इज वाटर साइकिल। डेफिनेटली जो आपका सवाल है दिस इज वाटर साइकिल, बिल्कुल। अगर इसे हम मास लेवल पर समझें तो जो वाटर साइकिल होता है, जैसे कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल होता है ना, ऐसे वाटर साइकिल होता है। बिल्कुल ये समंदर से जो है पानी इवोपरेट हो करके क्लाउड फॉर्मेशन होता है और ये क्लाउड फॉर्मेशन से फिर बारिश होती है। सर व्हाट इज, क्या है सिक्लोन? बेटा आपने जो लिखा है व्हाट इज सिक्लोन, मैं समझ नहीं पाया आप किस सेंस में कहना चाहते हैं। थोड़ा सा आप अपने क्वेश्चन को क्लियर करिए तो मैं आपको बेहतर जवाब दे सकता हूँ बेटा। नाउ तो मैंने क्या कहा आपसे कि रेन शैडो एरिया एक, उड़ीसा का जो वेस्टर्न पार्ट है कालाहांडी एक डिस्ट्रिक्ट है, बोलांगीर एक डिस्ट्रिक्ट है, माइनिंग एक्टिविटीज़ भी चलती है, बहुत पिछड़ा हुआ एरिया भी है, हमारे दलित आदिवासी समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं और वहाँ का जो थ्रू आउट बर्तन हमें मिले मिट्टी के पुराने ज़माने के, जब सभ्यता बस रही थी वहाँ, तो वहाँ के मिट्टी काले मिट्टी के हैं, इसलिए काला हांडी, हांडी मतलब बर्तन, काला हांडी डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा। काला हांडी बोलांगीर भी रेन शैडो एरिया है। और बेटा यहाँ इतनी कम वर्षा होती है कि यहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही मुश्किल से भरा है। इन्हें सूखे का सामना, भूख का सामना करना पड़ता है। यहाँ के मैक्सिमम लोग स्टारवेशन के शिकार हो जाते हैं। माताएं अपने कोख में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश करती हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय इसको जो कष्ट होगा उससे अच्छा मर जाए। और अगर बच्चे हो जाते हैं तो बहुत लोगों को ऐसी तकलीफ होती है कि अपने बच्चे को बेच देती है कि मैं पाल नहीं सकती, भूख से मर जाएगा, तो किसी को दे देती है कि तुम पाल लो, बधुआ मजदूर बना लो, जो भी है। ये रियलिटी है। मनमोहन सरकार ने इस क्षेत्र के कुछ जाति को अभी एससी के लिस्ट में भी डाला था, उदयगिरी की पहाड़ी में रहने वाले। खैर चलिए, तो काला हांडी बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट इज रेन शेडो एरिया ये। और रेन शेडो एरिया हमारा अरावली भी है। तो अरावली में कौन सा? वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज, ये भी रेन शेडो एरिया, यहाँ भी वर्षा कम होती है। तो ये तो आपने देखा रेन शेडो एरिया, मैंगो शॉवर, आम्रवृष्टि, काल वैशाखी नार्वेस्टर, आपने देखा क्वार क्यूमस, आपने देखा क्लाउड ब्रस्ट, ये सब आपने देखा। रिटर्निंग ऑफ मॉनसून कैसे तमिलनाडु में वर्षा करती है, इसे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहते हैं। हम नेक्स्ट में इसकी बात करेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस,
ठीक है। तो रिटर्निंग ऑफ मानसून जिसे नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहते हैं, जिससे तमिलनाडु में वर्षा होती है, नेक्स्ट में करेंगे। प्लस जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, जो मेडिटेरियन सी के ईस्टर्न पार्ट से डेवलप होकर ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए उत्तरी भारत में आती है, हम उसकी भी बात करेंगे, जिसे विंटर रेनफॉल कहते हैं, शीत ऋतु की वर्षा कहते हैं। हम कन्वेंशनल रेन की भी बात करेंगे, यानी कि पारंपरिक वर्षा, संवहनीय वर्षा। माउंटेन रेन की भी बात करेंगे, जब आप शिमला मसूरी जाते हैं तो अचानक 2-3 बजे के बाद एक अच्छी खासी वर्षा हो जाती है और फिर मौसम खुशगवार हो जाता है, हम उसकी भी बात करेंगे। कन्वेंशनल रेन जो डोलड्रम में होता है, जो इक्वेटर पे होता है, इक्वेटर के दोनों तरफ 5 से 8 डिग्री तक का दायरा बनाती है, हम उसकी भी बात करेंगे, जो हमारे अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, केरल में अक्सर होता है। अभी करीब आधे घंटे की चीज़ बाकी है। मैं समझ सकता हूँ कि ये बोरिंग हो सकती है आपके लिए, क्योंकि डेमो चल रहा है और आपको तो वेराइटीज़ ऑफ टॉपिक्स चाहिए। इन दैट रिस्पेक्ट आई एम स्टॉपिंग दिस monsoon, I mean water cycle, and now we have to start a new syllabus that's called current affairs of March month. मंथ में हम डेट के हिसाब से चलेंगे, और बताया भी था जो कुछ भी अखबार में, मैगज़ीन में, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल पे और इसके अलावे रेडियो पे आता है, इन सब से मिला के हम बनाते हैं हर दिन का। तो हम 1 मार्च से 5 मार्च पहला चूज़ किए हैं, समय के अनुसार 3-15 तक हम आपके साथ हैं, जितने दिनों का हो सकता है समझिए। हाँ, हम हाईलाइट करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन बिहार के लिए बनता है, कोई हरियाणा के लिए बनता है, कोई क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के लिए बनता है, और कुछ क्वेश्चन जो जनरल है, तो जैसे ही जहाँ जो आएगा मैं हाईलाइट करूँगा, ज़रा समझिए। करंट अफेयर्स का मतलब, अब याद रखिए ज्योग्राफी आपका ख़त्म, करंट अफेयर्स की ओर आ रहे हैं। हम थोड़ा बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। कौन है? गुड आफ्टरनून सर। सो व्हाट इज look, current affairs, हमारा आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स 1 मार्च से 4 मार्च 2020। देखते हैं कितने मार्च तक जा पाता है, समझना है। करंट अफेयर्स और जीके दो अलग चीज है। जब एक वर्ड यूज करते हैं जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, तो उसके 10 पार्ट होते हैं। काउंट करें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, करंट अफेयर्स। चूँकि आप एनवायरनमेंट को ज्योग्राफी में डाल दीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उठाकर साइंस में डाल दीजिए, तो ऑलरेडी जीके और करंट अफेयर्स के 10 हो गए। 10 के दम से चलता है जीएस, जनरल स्टडीज़। और याद रहे, जनरल स्टडीज़ का एक पार्ट है करंट अफेयर्स, एक पार्ट है जीके। लोग जीके जीएस कह देते हैं। अब आ जाइए, जीके क्या है। जो कुछ भी घटनाएं घटी और वो घटनाएं स्टेगनेंट हो गया, 1 साल गुजर गया, फिर उसी तरह की घटना फिर घटेगी, हैपनिंग्स होगी, सेलिब्रेशन होगा,
तो जो नया वाला है वो करंट अफेयर, जो पुराना है वो कंटेंट सीज्ड हो गया, वो हो गया जीके। जैसे भारत की राजधानी, उसकी राजधानी, देश में सबसे बड़ा तो सबसे छोटा वर्ल्ड का। अब पिछले साल का जो है, जो कुछ भी है, जो नया साल, तो जैसे पिछले साल 2019 में जो भी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, वीर चक्र, ये चक्र दिए गए, वो जीके है। और 2020 में जो अभी जनवरी में पद्म अवार्ड दिए गए, वो आपका करंट अफेयर्स है। और वो अगले साल तक बना रहेगा, जब तक कि 2021 का पद्म भूषण अवार्ड बट न जाए, तब तक वो करंट अफेयर्स है। कोई भी अगर आप ले लें ओलंपिक गेम्स, मालूम है रियो ओलंपिक, तो रियो में ओलंपिक हुआ, वो अभी भी करंट है। टोक्यो तो खैर चलिए सस्पेंड हो गया है अगले साल के लिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि अगले साल के लिए, ना कि 4 साल बाद के लिए हुआ है। तो जब तक नहीं हो जाए टोक्यो ओलंपिक, तब तक जो है रियो ओलंपिक करंट अफेयर्स है। तो बेटा कुछ करंट अफेयर्स 1 साल का भी हो सकता है, कुछ करंट अफेयर्स 4 साल का भी हो सकता है। तो जो रिपीटेशन ऑफ ईयर है वो बन जाएगा। अब रहे बच्चे कहते हैं कि सर करंट अफेयर्स कितने महीने का पढ़ें। आई वुड लाइक टू बी से कि करंट अफेयर्स छोटे मोटे एग्जाम के लिए 6 महीने का पढ़ना चाहिए, लेकिन आप एक अच्छे जीएस के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको 1 साल का करंट अफेयर्स जुबान पे रखनी पड़ेगी, जिह्वा पे रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये चीज़ है 1 साल का। तो वो 1 साल के करंट अफेयर्स को कैसे समझें, सवाल ये है, याद रखिएगा। तो करंट अफेयर्स 1 साल का। मैं जो करंट अफेयर्स तैयार करता हूं, जैसा मैंने कहा कि 1989 से लेके अब तक का हर दिन का करंट अफेयर्स मेरी ऑन हैंड राइटिंग में लिखी हुई मौजूद है, 31 वर्षों का। लेकिन हम आपको मार्च का पढ़ाने जा रहे हैं, मार्च का करंट अफेयर्स, तो जरा समझिए, देखते हैं कैसे पढ़ते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो चलिए मार्च आपके सामने में है, 1 मार्च की बात करते हैं। 1 मार्च यानी फर्स्ट मार्च। देखिए बेटा 1 मार्च का जब हमने उठाया करंट अफेयर्स अखबार वगैरह से, तो 2-3 चीजें आई। क्या? तो पहला ये आया कि नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी 6 लेन, यानी यहां का मतलब है 6 रनवे होगा, मतलब समझिए, ठीक है। नोएडा लो, हमें 1 तारीख के अखबार पढ़ के ये नॉलेज में आया कि जो नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर नाम के स्थान पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया जो आरंभ हुई है, जिसे 2022 तक कम से कम उसके 3 लेन चालू कर देने हैं और 2024-25 तक 6 लेन यानी 6 रनवे चालू कर देने हैं। अर्थात भारत का सबसे ज्यादा रनवे वाला एयरपोर्ट या इंटरनेशनल एयरपोर्ट या डोमेस्टिक एयरपोर्ट कौन सा? तो आप क्या बोलिएगा? जेवर, बट अंडर कंस्ट्रक्शन। क्योंकि जो सबसे बड़ा हमारा एयरपोर्ट है, लॉन्गेस्ट रनवे और मैक्सिमम रनवे, वो आईजीआई है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 3 रनवे, और ये कितना बनेगा? 6 रनवे। लेकिन 6 रनवे देन एंड देयर नहीं बनेगा, 22 तक 3 रनवे बाकी रनवे तैयार कर देगा। ये है, तो समझ में आई बात? अब समझिए, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, स्विट्जरलैंड की कंपनी से बनाने का ठेका ली है और चलाने का भी, चलाने का मतलब क्या है? ऑपरेट करने का भी ठेका ली है। तो स्विट्जरलैंड की कंपनी ने ऑपरेट करना है, निर्माण करना है, और ये जो है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लैंड जो एक्सक्यूट किया जाता है, एक्विजिशन, यानी कि जो लैंड वो स्टेट का सब्जेक्ट है, यानी ये स्टेट लिस्ट का विषय है, जमीन का अधिग्रहण करना। इसलिए योगी सरकार इन्वॉल्व थे, जमीन का अधिग्रहण करके उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पर अपना एयरपोर्ट बना रही है। तो जेवर कहां है? नोएडा में।
नोएडा क्या है? अपने आप में गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट है, जो यूपी का पार्ट है, वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तो अगर इस तरह से देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल अब कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे, एक सवाल मन में आएगा। तो देखिए, हिंडन एयरपोर्ट इंटरनेशनल हो चुका है गाजियाबाद, नोएडा में जेवर बन रहा है 2, लखनऊ में आपको मालूम है जिसे अमौशी और चौधरी चरण सिंह भी कहते हैं 3, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट नहीं, इलाहाबाद तो आपके सामने है। तो ये चीज, सॉरी वाराणसी, तो याद रखिएगा ये है। तो इस तरह से देखिए, देखिए ये तो सबको मालूम है जेवर जेवर जेवर, लेकिन सवाल है कि इसको कैसे समझे। रूल कहता है कि 2 एयरपोर्ट के बीच में डिस्टेंस 15 किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इतने को तो कवर कर लेगा एरिया को, पैसेंजर को, ये मतलब है। चलिए आगे बढ़े, बात छोटी थी, हमने इसे इनलार्ज कर दिया। इनलार्ज करने से आपकी समझ बढ़ गई, समझ बढ़ी यानी कि किस तरह से सवाल आएंगे ये जानकारी मिल गई। तो सवाल ये है, तो चीजों को, तिल को ताड़ बनाया जा सकता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, और तार को तिल भी बनाया जा सकता है। वेल, द नेक्स्ट आपका आता है, इलाहाबाद में 3 रिकॉर्ड्स बने। यानी क्वेश्चन एक आया अखबार में कि इलाहाबाद शहर में 3 रिकॉर्ड बने 1 मार्च को। क्या रिकॉर्ड बन गए भाई? तो याद करिए, हमारे मोदी जी इलाहाबाद गए थे, प्रयागराज, और प्रयागराज में उन्होंने हमारे हैंडीकैप्ड ब्रदर्स सिस्टर जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे विकलांग बंधु हैं, उनको उन्होंने ट्राई साइकिल ग्रांट किया सरकार की तरफ से, ठीक है ना, ट्राई साइकिल दिया। और 1-2 को नहीं, 650 के आसपास साइकिल बांटी गई विद इन मिनिमम टाइम, और 300 से ज्यादा साइकिल पे चढ़ के लोग परेड किए। यानी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम साइकिल, ट्राई साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राई साइकिल परेड, पार्टिसिपेंट मैक्सिमम नंबर, ये सब रिकॉर्ड बन गए। तो ये कोई मायने नहीं है, पर उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए यह सवाल है कि अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कौन सा रिकॉर्ड बना, तो ट्राई साइकिल के डिस्ट्रीब्यूशन का बना। ज्यादा नहीं देना, पर यूपी वालों के लिए सवाल है, तो उत्तर प्रदेश वाले ध्यान देंगे। अब अगला है आपका 689 सीट्स ऑफ पीजी इन मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज्ड। भारत सरकार ने एक फैसला लिया, और उस फैसले के तहत भारत के डिफरेंट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट हैं और गवर्नमेंट के हैं, उन कॉलेजेस में पीजी सीट्स को बढ़ाया गया है, 689 सीट्स किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पीजी कर सके, एमडी कर सके, एमएस कर सके, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो मास्टरी इन मेडिसिन एंड मास्टरी इन सर्जरी, ये मतलब है, कोई बड़ा न्यूज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। अब अगला है एक न्यूज, केरला लेजिस्लेटिव असेंबलीज बिकम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ड्यूरिंग सेशन मेंबर्स कैन टॉक, ठीक है, चैट ऑनलाइन विथ स्पीकर। अब इसको कैसे, क्या क्वेश्चन आए, तो ध्यान दीजिए। सवाल, भारत का वह राज्य जिसकी विधानसभा ने अपने सेशन को इलेक्ट्रॉनिफाइड किया कि कोई भी मेंबर स्पीकर से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली, यानी मोबाइल पे, लैपटॉप पे चैट कर सकता है, बातचीत कर सकता है, वो है केरला स्टेट असेंबली, केरल की विधानसभा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, भारत में वह कौन सी विधानसभा है जो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक चैट्स की शुरुआत की है वहां के स्पीकर ने अपने मेंबर के साथ? केरला विधानसभा। ऐसे सवाल निकालना पड़ता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। देखिएगा, पुरुष जो गार्जियन है कुछ सामान ला करके दे देते हैं गृहिणी को, और हमारी गृहिणियां जो हैं उस सामान से तरह तरह के पकवान बनाती हैं, चीजें बनाती हैं, एक ही आलू की कितनी वैरायटीज बनाती हैं। और आजकल तो लॉकडाउन में पता नहीं क्या क्या बना रही हैं, बहुत कुछ वो भी सीख लिया, हम लोग भी सीख गए, नहीं? तो याद रखिएगा, मटेरियल आपके सामने आता है अखबारों से, किताबों से, न्यूज से, पर हाउ यू हैव टू बी मेक करंट अफेयर्स, दैट इज डिफरेंट थिंग्स, ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन भी हमको बना दें, और ये जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपके हमारे पोर्टल पे आएगा, क्वेश्चन के बन करके क्विज दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। तो याद रखिएगा, तब नहीं कहिएगा हमें सर आपने पढ़ाया नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूं,
ध्यान दीजिए, रिसीव करिएगा। अगला जो है आपका, इस चीज को देखें, एमपी। आपको भी मालूम है एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है श्योपुर, वहां पर ए फीमेल, ठीक है ना, born 6 child same time, ठीक है, और याद रखिएगा among 6 child 5 passed away then and there। छोड़िए, आया आया, हमें एक चीज याद रखना, भारत में एक महिला जो मध्य प्रदेश के श्योपुर की थी, वो अपने गर्भ के 6ठे महीने 7वें महीने में ही टिम्ड बच्चे जनी और 6 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 5 बच्चे देन एंड देयर डेथ कर गए, एक बच्चे भी 10 दिन के बाद डेथ कर गए, बच्चा कोई भी नहीं, मेल फीमेल बॉयज गर्ल्स दोनों थे। कुल मिला के एक सिंपल बात रखना है, किसी महिला के द्वारा मैक्सिमम बच्चे का जन्म भारत में तो 6, ये याद रखना है। भारत में किसी महिला के द्वारा अधिकतम बच्चों का जन्म एट ए टाइम, एक ही प्रेगनेंसी में 6, बट इनमेच्योर था। ओके, ऐसे याद रखिएगा, ज्यादा नहीं डिटेल इसमें जाना है। अगला आइए, यहां पे दिया हुआ है अहमदाबाद गुजरात लेड फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ मां उमिया देवी टेम्पल, वर्ल्ड हाईएस्ट टेम्पल, टॉलेस्ट, 431 फीट हाइट। क्या मतलब? बहुत सिंपल है। अब इसको ऐसे क्वेश्चन बनाइए, भारत में गुजरात के अहमदाबाद में उमिया देवी का मंदिर के नींव की पत्थर रखी गई, जो 431 फुट ऊंची होगी, अर्थात विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। मंदिर, मंदिर से मतलब ही हिंदू हो गया। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर कहां बन रहा है? अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, स्थापना मतलब फाउंडेशन स्टोन, नींव रख दी गई है, मंदिर निर्माण 1000 करोड़ रुपए लगेंगे। लगे? हमें क्वेश्चन ये चाहिए, वर्ल्ड टॉलेस्ट टेम्पल अंडर कंस्ट्रक्शन इज वेयर? इन इंडिया, इन गुजरात, अहमदाबाद। गांव का नाम जसपुर, जसपुर गांव है, याद रखिएगा। कौन सा मंदिर है? किन देवी का? उमिया देवी। बस, तो वर्ल्ड टॉलेस्ट टेम्पल अंडर कंस्ट्रक्शन, उमिया देवी टेम्पल, जसपुर, अहमदाबाद, गुजरात, हाइट 431 फीट। तो ये याद रखने की चीज है। लेकिन बेटा, क्या ये मूर्ति इतनी ऊंची होगी? नहीं, मंदिर इतना ऊंचा है। मूर्ति खुद, स्टैचू जो है 151 फीट हाइट का होगा, 151 हाइट का टेम्पल और स्टैचू। अब आइए अगले बात बेटा, उत्तराखंड, उत्तराखंड सरकार ने वहां के पर्यावरण की समस्या को देखते हुए, जो वहां के नदी नालों में प्लास्टिक के कचरे जमा हो रहे हैं, जो एक वैश्विक समस्या है और भारत तो कुछ ज्यादा ही इससे विकराल रूप से घिरा हुआ है, तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से उत्तराखंड की सरकार ने एक प्लास्टिक बैंक का निर्माण किया है। और प्लास्टिक बैंक क्या काम करेगी? तो अपने आसपास के क्षेत्र से प्लास्टिक खरीदेगी, वन टाइम यूज प्लास्टिक। कौन सी प्लास्टिक? वन टाइम यूज प्लास्टिक, जिसमें पॉलीथीन भी आ जाता है और भी चीजें, खरीदेगी और उसको प्रति किलो के दर से पैसा देगी, ताकि प्लास्टिक जहां तहां लोग ना फेंके और वो बैंक उसे ले लेगी। और बेटा, उस प्लास्टिक बैंक क्या करेंगे? इसको, इस पॉलीथीन से फिर इसको गला के डीजल निकालेंगे। समझ में आई बात? ऐसा 10वां बैंक देहरादून में खोला गया 1 मार्च को। अब समझ में आई बात? कैसे सवाल बनता है? उत्तराखंड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल इंडिया के किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल ऐसे आएगा, भारत का वह राज्य जो प्लास्टिक बैंक स्थापित करता है और उस खरीदे गए वन टाइम यूज प्लास्टिक से, कचरे से डीजल बनाता है, तो उत्तराखंड। उसका 10वां बैंक देहरादून में खुला।
देखा आपने, सवाल ऐसे बनते हैं। आज मैं थोड़ा ज्यादा बार देखा देखा कहूंगा, समझाऊंगा, फिर एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई तो मेरे साथ फास्ट हो जाएंगे, ठीक है, पर फ्यूरियस नहीं होना। अब अगला जो है बिहार से, उत्तराखंड का एक देखा, अब बिहार को हाईलाइट करिए, बिहार के जो एग्जाम होंगे उसको तो ध्यान में रखिएगा, अदर भी। तो देखिए एक न्यूज आया बिहार, और हमने जो इसे लिखा है, देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता भी हूं बेटा, देखिए मैं, दिख रहा है, पता नहीं दिखे नहीं दिखे, मैं हर दिन हाईलाइट भी करता हूं और हर दिन का होता है, इस तरह से हम काम करते हैं, सब हाईलाइट हो जाता है, बाइलिंगुअल चलता है, और उसी में से मैं टॉपिक की हेडिंग देखता हूं, फिर आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। तो ध्यान रखना है, बिहार का सवाल, बिहार में एक क्वेश्चन आया कि बिहार में क्रिएट किया गया है बिहार पुलिस का एक स्पेशल महिला बटालियन, समझ आई, बिहार पुलिस में एक स्पेशल महिला बटालियन क्रिएट किया गया है जिसमें सिर्फ महिलाएं होंगी। आपको भी मालूम है लगभग 900 समथिंग के आसपास से मिलकर एक बटालियन बनता है, तो ये पैरामिलिट्री फोर्स का नहीं है, आर्मी का नहीं है, आर्मी तो विषय ही नहीं है, पैरामिलिट्री तो फोर्स का विषय ही नहीं है स्टेट का, तो स्टेट क्यों करेगी। तो पॉलिटी से आपको यह लेना है कि पैरामिलिट्री फोर्स, जिसको सीपीओ कहते हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और मिलिट्री तो सब्जेक्ट ही नहीं है स्टेट का, स्टेट का सब्जेक्ट है पुलिस, और वो अपना मिलिट्री गठित कर सकती है, जैसे बीएमपी, बिहार मिलिट्री पुलिस, पर पुलिस ही आंख में आएगा, तो बिहार मिलिट्री पुलिस, याद रखिए। बिहार में ऑलरेडी एक बिहार मिलिट्री पुलिस में एक महिला विंग, महिला बटालियन थी, और अब बिहार पुलिस में एक महिला बटालियन बनाई गई है, किससे, आदिवासियों से। कौन से आदिवासी, थारू जनजाति, थारू ट्राइब्स बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नेपाल से सटे बॉर्डर एरिया में रहती हैं। थारू जनजाति की महिलाएं बड़ी सशक्त होती हैं, मोस्टली डोमेस्टिक और बाहरी काम वही करती हैं, और पुरुष बंसी बजाते हैं, मछली पकड़ते हैं, और नदी तालाबों से, नदियों से, नदी, पहाड़ी नदियों की ढाल से सोने के कण इकट्ठा करते हैं, उसी को बेच के जो है, तो फिशिंग है, लंगोटी पहनते हैं, ये सब ज्योग्राफी में बताएंगे। थारू जनजाति मातृ सत्तात्मक समाज होती है, मैट्रिनल सोसाइटी होती है, और बहुत सारी बातें बताएंगे। तो थारू जनजाति की महिलाओं से ये स्वाभिमान महिला बटालियन क्रिएट हुआ है, ये ध्यान रखना। तो बिहार बीपीएससी वालों के लिए कोई भी एग्जाम हो, तो देखिए वही चीजें हैं कि बिहार क्रेडिटेड आदिवासी महिला बटालियन नेम स्वाभिमान बटालियन, और इसका जो है थारू ट्राइब्स की फीमेल इसमें है, और बेटा देखा जाए तो पूरे बिहार में 2% ट्राइबल पॉपुलेशन है। इसका हेडक्वार्टर जो है बाघा वेस्ट रखा गया है, चंपारण, वेस्ट चंपारण में बाघा जगह, वहां रखा गया है। कुल मिलाकर के हमें ये आया, क्या ये बिहार में पहला कोई महिला बटालियन है? नहीं, बीएमपी में ऑलरेडी महिला बटालियन है। बिहार पुलिस में कोई महिला बटालियन? हाँ, यही स्वाभिमान महिला बटालियन, थारू जनजाति की महिलाएं, अभी अभी क्रिएट हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बाघा। कहाँ है ये? वेस्ट चंपारण। ये ध्यान रखना। तस्वीरें भी आई थी, अब गूगल पे जाके देखिए, सब मिलेगा, उसका लोगो वगैरह सब होगा, तो याद रखिएगा। ऐसे सवाल है बिहार वाले खास करके। अब बेटा यू नो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स बहुत चीजों पर लगते हैं, बहुत पे नहीं लगते हैं, लेकिन याद रखना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लॉटरी टिकट जो बेचते हैं ना लोग, लॉटरी टिकट और जो लॉटरी निकलती है, इस पर नहीं लगते थे।
पर 1 मार्च 2020 से अब लॉटरी टिकट जीएसटी के दायरे में आ गया। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट खुद लॉटरी चलाती है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी चलाती है तो 28%, और अगर कोई राज्य में लॉटरी व्यवस्था है लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट मान्यता देती है पर खुद रन नहीं करती, तो उस पर 12% है। ठीक है, तो सॉरी, थोड़ा मैं उल्टा कह दिया। अगर राज्य खुद लॉटरी चलाती है तो उस पर 12%, और अगर उस राज्य में कोई लॉटरी चलाता है, ठीक है, तो 28% जीएसटी है। मैं आपको बताऊं, मणिपुर सरकार, सिक्किम सरकार, मिजोरम सरकार, ये सब बेटा खुद लॉटरी चलाती है। केरला गवर्नमेंट लॉटरी चलाती है। तो इस पर जो होगा कितना, 12%। और अगर उस देश में, उस राज्य में कोई लॉटरी चलाती है तो 28% देना पड़ेगा। तो जीएसटी ऑन लॉटरी इंप्लीमेंटेड व्हेन 1 मार्च 2020। यह हॉट क्वेश्चन है, चाहे बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का, कोई भी एग्जाम हो। अब अगले पर आइए बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, भारत जो है सबसे ज्यादा दुनिया में मिर्च का उत्पादन करता है। चिली सबसे ज्यादा, ग्रीन चिली भी, रेड चिली भी, यानी चिली का। अब शिमला मिर्च की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, चिली का उत्पादन। और सबसे ज्यादा उत्पादन आजकल एमपी में होने लगा है, देन आंध्र प्रदेश, देन राजस्थान। हम चिली के एक्सपोर्ट में भी नंबर 1 है, नंबर 1। चिली की सबसे बढ़िया वैरायटी भी हमारी ही है, ये याद रखिए। तो चिली प्रोडक्शन में, चिली के एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 1 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस बार चिली का उत्पादन काफी डैमेज हुआ है, तो कीमत बढ़ेगी, लेट इट, ज्यादा नहीं सोचना, बस चिली का उत्पादन एक्सपोर्ट में कौन है ये सब। अब अगले क्वेश्चन पर आइए, बिहार से रिलेटेड है बेटा। 1 मार्च के अखबार में यह भी आया, बिहार के भागलपुर क्षेत्र में एक कला है, हस्तकला, जिसका नाम है मंजूषा कला। बेटा मंजूषा का मतलब होता है गुल्लक, कोष, जिसमें पैसा डालते हैं, मंजूषा। तो जो भी है, अब मंजूषा लड़कियों के नाम भी होते हैं। कहते हैं कि मंजूषा जो है एक शिव की अर्धांगिनी भी थी, लेट इट। मंजूषा कला भागलपुर की कला है। इस कला के तहत बर्तनों पर, कपड़ों पर, और खास करके भागलपुर टसर सिल्क से बने कपड़ों पर कशीदा की जाती है, उसको मंजूषा कला कहते हैं। बहुत सिंपल वे में याद रखिएगा बिहार के हमारे बच्चे खास करके, कि मंजूषा कला क्या है। बिहार में मंजूषा कला के लिए फेमस कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर। रेशम के वस्त्र पर जो कशीदे किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, मंजूषा कला। और उसकी कुछ जो आर्टिस्ट है उसका नाम याद रख लीजिए, ठीक है, याद रखिए। अब अगले पॉइंट पर आइए, बुक की बात करें तो आप भी जानते हैं हमारे एक बुक्स, देखिए बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, यानी किस ऑथर ने कौन सी किताब लिखी। तो देखिए कभी कभी कोई बुक्स इंपॉर्टेंट होता है, ऑथर कोई भी हो आपको याद रखना है। और बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुक्स घटिया है, अच्छा नहीं है, और ऑथर लाजवाब हैं, फेमस हैं, नेम फेम है, तो उसकी वजह से भाई फलाने ने एक और किताब लिख दी, चेतन भगत ने एक और किताब लिख दी, समझ में आई बात, तो याद रखना पड़ता है। तो कभी ऑथर की वजह से, कभी बुक के इंपॉर्टेंस की वजह से। तो हमारे एक ऑथर है इरफान हबीब, मुस्लिम इतिहास पर उनकी अच्छी पकड़ है, नो डाउट। मध्यकालीन भारत का इतिहास उन्होंने लिखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, दिल्ली सल्तनत भी और मुगल भी, ये याद रखना है। तो इरफान हबीब की नई किताब है, बहुत बड़े स्कॉलर हैं,
हमने उनकी किताब पढ़ी है और पकड़ भी बनाई है हमने। तो द नेशनल मूवमेंट, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम 1919 टिल 1947, यानी नेशनल मूवमेंट टिल फ्रीडम, और ये 1919 से 1947 तक के भारतीय इतिहास का, यानी मॉडर्न इंडिया में इरफान हबीब साहब प्रवेश किए हैं। और देखिएगा ये किताब जरूर लीजिएगा, आईएएस के जो पढ़ने वाले लोग हैं, आईएएस पीसीएस नेट वाले, लेना चाहिए आपको अगर हिस्ट्री है। ठीक है, चलिए, तो इरफान हबीब की नई किताब आई। अब याद रहे हम 1 मार्च की बात कर रहे हैं, हम इधर उधर अभी गए ही नहीं हैं। आप खुद समझिए 1 मार्च में कितने सवाल हैं। अब अगला सवाल, आप भी जानते हैं एक किताब है, किताब का नाम है फेसबुक द इनसाइड स्टोरी, और इसे लिखने वाले हैं स्टीवन लेवी। यानी फेसबुक द इनसाइड स्टोरी, नेम ऑफ बुक दैट रिटेन बाय स्टीवन लेवी। ये क्वेश्चन बनेगा सभी के, बैंक पीओ कलर के लिए भी आता है ना, बुक्स एंड ऑथर, और अदर जीके में तो आता ही है। अगले पर आइए, आप जानते हैं एक राइटर हैं हमारे अरविंद अडिग, जिन्होंने व्हाइट टाइगर किताब लिखी। तो अरविंद अडिग ने एक और किताब लिखी है, तो बनेगा ना सवाल। मैंने कहा था ना कभी कभी राइटर इंपॉर्टेंट, तो कभी बुक, याद रखिएगा। अरविंद अडिग की एक जो नई किताब आई है जिसका नाम है एमनेस्टी। बेटा एमनेस्टी का अर्थ होता है माफी देना, तो एमनेस्टी, अरविंद अडिग। आपने देखा स्टीवन लेवी की किताब फेसबुक इनसाइड स्टोरी, अरविंद अडिग की किताब आपने देखा एमनेस्टी, और आपने इरफान हबीब साहब की किताब देखी, ठीक है, 1919 से 1947, ठीक है ना, फ्रीडम मूवमेंट टिल फ्रीडम। मायने रखता है। अगली पढ़ाई, अब आते हैं बेटा, एक बुक है इंपॉर्टेंट जिसका नाम है जर्नी ऑफ ए सिविलाइजेशन, इंडस टू वेंगई। आर बालकृष्णन इसके लेखक हैं, अर्थात आर बालकृष्णन एज ए राइटर हु रोट ए बुक जर्नी ऑफ ए सिविलाइजेशन फ्रॉम इंडस टू वेंगई। आप कहेंगे सर इंडस तो समझ गए, सिंधु नदी। वेंगई तो बेटा तमिलनाडु का मदुरई शहर वेंगई नदी के किनारे है, यानी मीनाक्षी मंदिर वेंगई नदी के किनारे है। तो इंडस टू वेंगई, ये मतलब है। तो किसने लिखा? आर बालकृष्णन। चलिए बात को आगे बढ़ाएं। 1 मार्च से रिलेटेड बातों को हमने समाप्त कर दिया, और लगभग 10 तो अच्छे सवाल मिले ना, मिले या नहीं? 10 सवाल अच्छे मिले। और देखिएगा ना आए एग्जाम में तो फिर हमें बताइए, आना ही है, रोक नहीं सकते आप इसे। नेक्स्ट 2 मार्च की ओर बढ़ते हैं। 2 मार्च में क्या क्या है, तो 2 मार्च को हाईलाइट कर रहे हैं। लो 2 मार्च को हम देखते हैं 1866 में सिलाई मशीन की सुई का निर्माण हुआ, आविष्कार हुआ। काहे पढ़ना, तवज्जो नहीं देना। पर सिलाई मशीन की जो सुई होती है उसका आविष्कारक कौन है, वो पूछता है एलिस होवे। ये कई बार पूछा है, छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछते हैं, आविष्कारक एलिस होवे। मत याद रखिए, कोई हर्ष नहीं। अगला जो है आपका इंपॉर्टेंट 2 मार्च 1969, ठीक है। आप भी जानते हैं सुपर सोनिक प्लेन होता है, इसे ब्रिटेन ने बनाया था, बोइंग वालों ने बनाया था। पहले बोइंग तो ब्रिटेन का था और अमेरिका का अलग था, अब दोनों जॉइंट वेंचर में आगे साथ आगे, ताकि एयरबस से, फ्रांस के विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस से सामना किया जा सके। तो याद रखना है सुपरसोनिक का मतलब हुआ जो साउंड का स्पीड है वैक्यूम में उससे तेज गति से चलना, पर सेकंड की जो गति है उससे तेज से, ठीक है। तो साउंड का जो इक्वल से स्पीड चलते तो मैक 1 कहलाता है, और उससे ऊपर बढ़ते तो मैक 1, मैक 2, मैक 5 तक के आजकल प्लेन है। तो सुपरसोनिक प्लेन जो है इसे बनाया गया था कब? 1969। इसमें क्या था, 100 सीट्स होते थे और आवाज की गति से तेज चलता था। आवाज इसमें बहुत होते थे, नतीजतन इससे बहुत सारी बीमारियां आसपास जहां एयरपोर्ट से उड़ती थी बताई जाती थी।
नतीजतन अंततः 2003 में आखिरी सुपरसोनिक एरोप्लेन यात्री विमान ब्रिटेन ने उड़ाए और बंद कर दी कि नहीं, ये प्लेन अब नहीं उड़ाएंगे। तो याद रखिएगा, सुपरसोनिक एरोप्लेन पैसेंजर प्लेन की यात्रा कब से 1969 से लेकर के 2003 तक रही। तो कभी भी पूछे सुपरसोनिक प्लेन कब आया, कब लास्ट कर गया, ज्यादा नहीं डीप में जाना है, बस इतना समझ। अगले पॉइंट पर आइए। अब जो नेक्स्ट आपका है हेल्थ के ऊपर, ठीक है, ध्यान में रखना है, हमारी जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें जो वीकनेस का मेन कॉज होता है, प्रेगनेंसी में वीकनेस का वो कॉज होता है ब्लड की कमी, एनीमिया की कमी यानी आयरन की कमी, और उसके लिए वो बार बार दवा खाती हैं, टैबलेट रेगुलर 6-7-8 महीने खाना पड़ता है। तो अब जो है हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक बड़ा अच्छा इंजेक्शन निकाला है। एक इंजेक्शन दे देने से पूरे प्रेगनेंसी के पीरियड में उनकी एनीमिया की, आयरन की मात्रा भरपूर हो जाती है। तो उस इंजेक्शन का नाम है फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, FCM, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज। तो याद रखिएगा, आयरन की गोली की जगह जो 3, 4, 5, 6 महीने खा रहे हैं, तो एक इंजेक्शन काफी है। हम जानते हैं, आपको इस पर नहीं पूछेगा, लेकिन जो अदर एग्जाम्स दे रहे हैं उनका ख्याल रखिए। अब अगला आखिरी आज के लिए याद रखिएगा, भारत सरकार के जो रक्षा मंत्रालय है उसने अपना लक्ष्य तय किया है कि इन आगामी 2024 तक हम 35,000 करोड़ रुपए का हथियार बेचें, निर्यात करें। यानी डिफेंस मिनिस्ट्रीज टारगेटेड टू सेल आउट 35,000 करोड़ रुपीस वेपन्स, डिफेंस वेपन्स टू अदर कंट्री। आर्मेनिया को, श्रीलंका को, इंडोनेशिया को, वियतनाम को, बहुत सारी कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज को हम बात कर रहे हैं। उसमें एक स्वाति रडार है जो इंडिजीनियस है, वो रडार भी हम बेच रहे हैं आर्मेनिया को। यू नो, आर्मेनिया ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच का है, आर्मेनिया एक देश, तो वहां पे। तो याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय का टारगेट क्या है, 35,000 करोड़ रुपए सेल आउट करना, हथियारों से कमाना, ये चीज है। और आखिरी में हमारे हिमाचल प्रदेश के एक मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार। शांता कुमार लेखनी में भी समय के साथ आए, उन्हें अभी साहित्य वाचस्पति सम्मान दिया गया है। तो अगर हिमाचल प्रदेश के आप हैं तो आपका सवाल बनेगा करंट अफेयर्स का कि हिमाचल प्रदेश के वह मुख्यमंत्री कौन रहे जिन्हें अभी वाचस्पति पुरस्कार दिया गया है, वे शांता कुमार या शांता कुमार। याद रखिएगा, याद रहे, और भी हैं पर कल डिस्कस करेंगे, 2 मार्च में ही हो रही है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा, टाइम वही रहेगा 1 से 2, 2 से 3। कल का टॉपिक है इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, दैट विल बी कंटिन्यू। ओके, कल तक के लिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन, नमस्कार।